हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क के इस यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस स्टडी नेटवर्क के इस चैनल में मैं डॉक्टर फिरोज साहब आपको टीच करने वाला हूं केमिस्ट्री। बच्चों, ये चैनल स्पेशली JEE और नीट का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा और मेरी गारंटी है एक कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्लियर करने के लिए आपको कई कई वीडियोस देखना पड़ता है, तब जाके वो क्लियर होता है। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको एक बार में इस चैनल पर हर तरीके का डाउट, हर तरीके की प्रॉब्लम्स एक बार में क्लियर होगी। आपको कई वीडियोस कभी नहीं देखना पड़ेंगे। तो बेटा, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं और चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों, ढेर सारी बातें करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं JEE और नीट के लिए सॉल्यूशन चैप्टर। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो आइए सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances is called solution। तो वो कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहां बच्चों एक वर्ड आता है होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? क्या मतलब है होमोजीनियस का? होमोजीनियस का मीनिंग है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के अप्रॉक्स इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने सॉल्ट लिया, नमक लिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर कई बार JEE और नीट अपना क्वेश्चन बना चुके हैं और बनाएंगे आगे, और वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर आ गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि फिजिकल स्टेट के बेस पर, फिजिकल स्टेट मीनिंग सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इस बेस पर सॉल्यूशन को बेटा 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशंस आर 9 टाइप। और ये जो सॉल्यूशन है बेटा 9 टाइप के, इनको बेटा 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? ये ग्रुप है बेटा, फर्स्ट है जैसे कि गैसेस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में हम यहाँ ऊपर सॉल्यूट लिख देते हैं, नीचे बगल में सॉल्वेंट लिख दे रहे हैं। यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बेटा गैसियस सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशंस आते हैं।
और याद रखना गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट लगातार गैसियस स्टेट में ही, जबकि सॉल्यूट की कंडीशन बदलती है। तो अगर हमने सॉल्वेंट गैस लिया और सॉल्यूट भी गैस लिया तो बच्चे इस सॉल्यूशन का नाम है गैस इन गैस सॉल्यूशन। गैस इन गैस सॉल्यूशन। बच्चे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है और वो है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और जनरल बात करें तो एयर। आपको मालूम है जो एयर होता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे कि अगर हम देखें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में कभी रिएक्शन नहीं। तो आपको याद रखना है एयर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गैस इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा सॉल्वेंट। फिर से हमें गैस लेना है। क्यों लेना है? अरे सॉल्यूशन का नेम ही है गैसीय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी आएगी, जो स्टेट आएगी, वो सॉल्वेंट की स्टेट पर डिपेंड करेगी। तो सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसीय सॉल्यूशन ही होगा। अब आ जाओ, अगर हमने सॉल्वेंट गैस लिया लेकिन सॉल्यूट मान लो हमने लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया? लिक्विड। तो फिर इसका ये कौन सा सॉल्यूशन बना? ये सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल होगा वेपर ऑफ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड है, तो उसकी वेपर और नाइट्रोजन को जब आप मिक्स करेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। बच्चे इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी इन एयर। आपको मालूम है हमारे एयर में मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी इन एयर। इन एयर, ये इसका एक और एग्जाम्पल। अब आता है थर्ड टाइप सॉल्यूशन। सॉल्वेंट देखो हमने फिर से गैस यूज करा बच्चे, फिर सॉल्वेंट गैस, और हमने यहां सॉल्यूट इस बार बेटा सॉलिड ले लिया। क्या ले लिया? सॉलिड। और अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड इन गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत इजी, कैम्फर इन एयर या कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो कैम्फर आपको जहां मालूम है ना, कैम्फर सॉलिड होता है, सबको मालूम है कैम्फर कैसा होता है। और ये हमने एयर के साथ मिला दिया, एयर की जगह नाइट्रोजन भी वर्ड यूज कर, या इसकी जगह एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आयोडीन प्लस एयर। जो आयोडीन है वो भी सॉलिड होता है और एयर तो आपको मालूम है गैस है, तो हम लोग कैम्फर प्लस नाइट्रोजन कर दें। यहां पर कैम्फर का मतलब वेपर ऑफ कैम्फर, वो भी सॉलिड मानी जाएगी। एंड आयोडीन विद एयर, आयोडीन सॉलिड होती, इसकी वेपर ले ली और ये एयर के साथ मिक्स कर दी, तो हमारे पास सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट बच्चे, गैसियस सॉल्यूशन 3 टाइप के थे और वो कंप्लीट हो। अब हम लोग गैसियस सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में आ रहे हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब समझ गया ना, सॉल्वेंट अब आपको बार बार लिक्विड ही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहां सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड, सॉल्वेंट वाली हमारी लाइन चल रही है, सॉल्वेंट लिक्विड लिया। सॉल्यूट क्या ले लिया? हमने ले लिया गैस। सॉल्यूट क्या ले लिया? गैस। सॉल्वेंट क्या ले लिया हम लोगों ने? हमने ले लिया लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब गैस सॉल्यूट है, यानी गैस कम क्वांटिटी में है और लिक्विड जो है, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। हाँ, पहली बात तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? तो आप बोल सकते हो गैस इन लिक्विड। एकदम इजी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।
और इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन इन वाटर। अब कोई पूछ सकता है ऑक्सीजन इन वाटर क्या सर? अरे भाई कोई भी वाटर होता है, नदी का वाटर हो या फिर पॉन्ड का वाटर हो, आपको मालूम है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। और बच्चे उसी ऑक्सीजन को तो जो फिशेस वगैरह होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो उसी को ब्रीदिंग करते हैं, उसी को लेते हैं। तो ऑक्सीजन प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया। हम चाहें तो इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस वाटर की जगह हम सोडा वाटर यूज करते हैं, सोडा वाटर। अब ये सोडा वाटर क्या है? आपको मालूम है सोडा वाटर में वाटर होता है प्लस CO2 होती है। आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है। हम लोग आगे आते हैं, जैसे नेक्स्ट है, अब चल तो रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, तो फिर से यहां लिक्विड आएगा। एंड यहां पर अभी गैस था सॉल्यूट, अब हमने ये कर दिया लिक्विड। तो ये जो लिक्विड, यहां सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो गया, तो सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ गया? आप तो खुद समझ गए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत इजी, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अरे इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर। बहुत इजी एग्जाम्पल। हम लोग देखते हैं ना शाम के टाइम पे अक्सर जब मोहल्ले से निकलते हैं, रास्ते से निकलते हैं, दुकानों में भीड़ लगी रहती है एथेनॉल लेने के लिए, और वाटर के साथ मिक्स करके ड्रिंक कर यूज करते हैं। तो एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल अपन लोग लिख सकते हैं विनेगर विद वाटर। विनेगर सबने देखा है ना, विनेगर का मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड। और ये अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो वाटर भी लिक्विड, विनेगर भी लिक्विड। तो आप इसका ये एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल मैं कहीं ना कहीं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट तो ले लिया लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट मैंने ले लिया कैसा? सॉलिड। क्योंकि देखो पहले गैस लिया फिर लिक्विड लिया, अब हमने ले लिया सॉलिड यहां पर। और सॉल्वेंट तो देखो लगातार लिक्विड चल रहा, तो सॉल्यूशन का नाम क्या पड़ गया? सॉलिड इन लिक्विड। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या आ जाए? अगर हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ले लें, थोड़ा सा चर्चा करके लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा NaCl विद वाटर। आपको मालूम है ना, अगर आप NaCl ले लें, NaCl तो सब जानते हैं सॉलिड होता है, और वाटर सब जानते हैं लिक्विड होता है। तो NaCl इन वाटर, या फिर कह सकते हो शुगर इन वाटर, है ना? NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, शॉर्ट में लिख दिया। बुरा मत मानना, है ना? बुरा तो नहीं मानोगे ना? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारे फिर से देखो वो 3 टाइप के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। कौन सा सॉल्यूशन? ये लिक्विड सॉल्यूशंस के पार्ट थे तीनों, ये कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लाइन थोड़ी बढ़ा लेते हैं अपन लोग, ये बढ़ गई लाइन। अब आ जाओ कौन सा सॉल्यूशन आएंगे? अब आएंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या आप जानते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होने वाला है? अब आपको सॉल्वेंट बार बार सॉलिड ही यूज करना और सॉल्यूट चेंज होता जाएगा। जैसे हमने यहां सॉल्वेंट को ले लिया सॉलिड, सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने? सॉलिड। और हमने सॉल्यूट ले लिया गैस। सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? अरे आप सबको पता चल गया, गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन का नाम है गैस इन सॉलिड। और अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अरे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन विद पैलेडियम। तुम्हें मालूम है ना हाइड्रोजन कैसी है? गैस। और पैलेडियम क्या है? पैलेडियम मेटल है, ये सॉलिड होता है। तो हाइड्रोजन गैस
जब पैलेडियम मेटल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा तब बेटा ये वाला सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉरी गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। आप और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैस विद चारकोल। आपको मालूम है ना, इनर्ट गैस जो होती है वो चारकोल में एड्सॉर्ब हो जाती है। इनर्ट गैस चारकोल में एड्सॉर्ब हो जाती है, लेकिन आपको मालूम है एक ऐसी इनर्ट गैस है जो चारकोल पर एड्सॉर्ब नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं आप कमेंट करके मुझे बताएं वो कौन सी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जानते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इनमें से कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो चारकोल पर एड्सॉर्ब नहीं होती है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट जरूर करें। तो हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, इनर्ट गैसेस प्लस चारकोल, ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगर हम लोग आ जाए कि अगर हमने सॉल्वेंट, फिर से वही लेना है क्या, सॉलिड, लेकिन गैस की जगह अब हमें सॉल्यूट चाहिए पड़ेगा, लिक्विड। कौन सा सॉल्यूट ले लिया हमने? लिक्विड। तो सॉल्यूशन का नाम तो आपको मालूम है क्या है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात आती है इसका आंसर क्या है, एग्जाम्पल क्या है? तो बेटा मरकरी विद सोडियम, मरकरी नॉट हाइड्रोजन, सॉरी, मरकरी विद सोडियम। तुम्हें मालूम है मरकरी और सोडियम का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। इसे हम सोडियम अमलगम बोलते हैं, मरकरी सोडियम के मिक्सचर को। या आप कर सकते हैं मरकरी विद जिंक, जो मरकरी और जिंक का मिक्सचर है उसे जिंक अमलगम बोला जाता है। तो मरकरी और सोडियम को हम लोग बोलेंगे सोडियम अमलगम, इसे बोलेंगे जिंक अमलगम। और आपको मालूम है मरकरी लिक्विड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, तो ये लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट तो सेम चल रहा है वही सॉलिड, लेकिन अगर हमने सॉल्यूट ले लिया बेटा सॉलिड, ओ दोनों सॉलिड हो गए भाई साहब, दोनों ही सॉलिड हो गए, तो इस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अरे इसका एग्जाम्पल है एलॉयज। जितने भी एलॉयज है, जितने भी, वो सारे के सारे बेटा इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल है ALLOYS, एलॉयज। एलॉयज मतलब जैसे ब्रास, BRASS, ब्रास। ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज भी एलॉय है। जिंक प्लस टिन, ये ब्रॉन्ज हो गया। जर्मन सिल्वर, वो भी एलॉय है। तो जितने भी एलॉयज हैं वो सब बेटा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो आपने देखा बेटा ये 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दी। इतना बताने के बाद मैं आपसे एक बात अभी और कहूंगा, अगर कोई सॉल्यूशन बेटा वाटर में बनाया जाता है, वाटर में, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। समझे ना? इफ solution formed in water that is called aqueous solution, उसे आप क्या बोलेंगे? aqueous solution। और अगर मान लीजिए सॉल्यूशन को वाटर के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट में बनाया जाएगा, मान लीजिए बेंजीन में बना रहे हैं या क्लोरोफॉर्म में बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझे ना? तो इफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन except water like benzene, chloroform, etc.,
इट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो एक्वस सॉल्यूशन, अगर वाटर के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ये आपने जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े ना बेटा, ये सारे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशन है? बाइनरी। कई बच्चे सोचते हैं यार जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब है जिन सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हों उन्हें बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सर हमें कैसे मालूम चला कि सर इसमें दो कंपोनेंट है? अरे कैसे नहीं मालूम है, ये गैस है, ये गैस है, कंपोनेंट कितने हुए? दो ही तो है। यहां भी देखो दो ही कंपोनेंट, एक लिक्विड है, गैस है। यहां देखो एक सॉलिड है, एक गैस है। यहां देखो एक गैस है, एक लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, मतलब सब जगह देखो दो ही कंपोनेंट। तो ये जितने भी आपने सॉल्यूशंस पढ़े हैं ना ये सब बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस, समझे ना। और अब आता है सर क्या बाइनरी के अलावा भी कोई दूसरे सॉल्यूशन होते हैं? यस होते हैं, और वो होते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। अब ये टर्नरी सॉल्यूशंस क्या है? अरे जिसमें तीन कंपोनेंट आ जाए। हमने ग्लास में वाटर ले लिया, हमने एक ग्लास में बेटा ये वाटर भर लिया। अब हमने क्या करा, इसमें एक स्पून हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया और फिर एक स्पून हमने इसमें शुगर भी डिसॉल्व कर दिया। शुगर ये डिसॉल्व कर दिया। तो अब इसमें आप बताइए कितने कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? तीन दिख रहे हैं ना, एक तो वाटर, दूसरा NaCl, तीसरा शुगर। तो इसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशंस। वैसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बाइनरी सॉल्यूशंस। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मुझे लगता है इसे अब अपन को रब कर देना चाहिए और इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं। अभी बाकी है। ओ यार इसको मैंने तो चैप्टर ही में डाल दिया, रब कर दिया, कोई बात नहीं। देखो आप लोगों को पढ़ाने की वजह से बोर्ड साफ सुथरा करके रखा था। अब लेकिन ये बोर्ड साफ सुथरा नहीं उतना हो पाएगा क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा। कंटिन्यूटी। चलिए बच्चों, अब हम आपको बाइनरी सॉल्यूशन बता चुके, टर्नरी सॉल्यूशन बता चुके। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाना है, 4-5 पॉइंट ही हम आपको जो हमारे काम के हैं, जिस पर नीट में या जेई में क्वेश्चन आ सकता है, बस वो हम लोग थोड़ा सा देखना है। वो भी बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। तो हम लोग आते हैं characteristics of solutions। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन के कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ज्यादा नहीं बेटा, बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूं इसको। बेटा जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं ना उन्हें हमेशा वन फेज में प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन वन फेज ओनली। अब कई बार ये बच्चे सोचते हैं यार ये क्या होता है वन फेज ओनली? बेटा वन फेज का मतलब है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के अप्रॉक्स इक्वल हो तो उसे वन फेज बोलते हैं। यानी दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है होमोजीनियस
सॉल्यूशन कंटेन वन फेज ओनली, यानी यहां पर होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमेशा एक ही फेज होगी बेटा। चलिए खैर, अच्छी बात है, होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक फेज होती है। इसको और डिस्क्राइब करूं क्या? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो बच्चों हमने शुगर ले लिया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो आप देखेंगे जो शुगर पार्टिकल का साइज होगा वो अप्रॉक्स वाटर पार्टिकल के साइज के इक्वल आ जाए, यानी दोनों सेम फेज में आ। दोनों को अब आप ना तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो वाटर और शुगर को, ना आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप इसको जो सेंट्रीफ्यूजल मशीन होती है उससे भी आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन वन फेज ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इनकी हमेशा कौन सी फेज होगी? हमेशा वन फेज होगी। बेटा एक बात और बता दूं, जैसे हमारे पास ऑयल है और वाटर है। अब ऑयल और वाटर को अगर आप मिलाते हो तो मुझे बताओ क्या ये वन फेज होंगे? नहीं होते, क्योंकि ऑयल अलग सेपरेट लेयर बनाता है, वाटर अलग सेपरेट लेयर। तो मतलब यह है कि जब आप ऑयल और वाटर को मिलाओगे तो इनके मिलने से होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगी, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब शुगर और वाटर तो करेंगे, सॉल्ट और वाटर करेंगे, यूरिया और वाटर करेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म, लेकिन ऑयल और वाटर सेपरेट लेयर बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं कंप्लीटली, इसीलिए ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ। अब हम आते हैं बेटा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा? ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना। ऑल नॉन रिएक्टिंग जो गैसेस होती हैं बेटा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म। अब ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मतलब क्या है? मतलब हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन एक्सेट्रा, जो इजिली रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल ले लें एयर, क्योंकि एयर में तो सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस आ जाएंगी जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती हैं, तो बेटा वो सब कहलाती हैं क्या? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये हो जाएगा होमोजीनियस सॉल्यूशन। बच्चों अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगला कैरेक्टर बता रहा हूं। बच्चों टू सॉलिड सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हैं, जब आप टू सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो बेटा वो कभी होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर सकते। आपने दो सॉलिड सब्सटेंस ले लिए और आपने उन्हें मिक्स करा तो वो कभी भी होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। समझा ना? तो हम इस वाले पॉइंट को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? टू और मोर भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा भी मिलाओगे सॉलिड तो भी नहीं। टू और मोर सॉलिड डू नॉट फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन। बट बेटा यहां पर एक मैं बात बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, कि जो एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जबकि एलॉयज में भी आपको मालूम है मेटल्स है, वो सॉलिड हैं, लेकिन उनका प्रोसेस अलग है। उन्हें पहले लिक्विड में चेंज करते हैं, मतलब जैसे दो मेटल को मिला के एलॉय बना रहे हैं तो दोनों को इतना मेल्ट करेंगे कि वो बिल्कुल लिक्विड में आ जाए, फिर लिक्विड को मिक्स करके उसे ठंडा करते हैं, तब वो तैयार होते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है, तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी बट एलॉयज आर होमोजीनियस। जो एलॉयज होते हैं आपको याद रखना है वो होमोजीनियस, ठीक है ना?
तो अब अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो हम लोग ये भी बता सकते हैं बच्चों, यहां पर तीसरा पॉइंट, कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ये सब जानते हैं, और जो लार्ज प्रोपोर्शन में है, लार्ज क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है पॉइंट में। तो हमने क्या बताया कि जो सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट is called solute. If solute, ये नहीं, मजा नहीं आएगा। If component कर देते, component, ये सही है। If component present in small amount is called solute। ये बात solution के लिए चल रही है, यानी in solution, in solution if component present in a small amount is called solute। और जो मेजर प्रोपोर्शन में होता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन, जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे बेटा सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? सॉल्वेंट। अब मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं बच्चों जिस पर कई टीचर भी कंफ्यूज होते हैं, खास तौर पे 9th 10th 11th 12th लेवल पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वो आप लोग समझे ये वाला पॉइंट। बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉलिड होता है वो हमेशा सॉल्यूट ही होगा, ऑलवेज। ये मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मतलब मान लीजिए आपने एक ग्लास में, ध्यान देना मैं दो एग्जाम्पल आपको देके बता रहा हूं अपनी बात। मैंने एक ग्लास में बच्चों वाटर भर दिया और इस वाटर में मैंने 1 स्पून शुगर डिसॉल्व कर। सीधी सी बात है, वाटर ज्यादा है शुगर कम है, तो आप कहोगे सर शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट, एकदम सही। लेकिन मान लो बेटा मैंने थोड़ा सा वाटर ले लिया और उसमें जितना वाटर लिया था उससे कहीं ज्यादा मैंने उसमें शुगर ऐड करके डिसॉल्व कर दिया। अब आप कह सकते हैं सर वाटर थोड़ा सा है तो उसमें शुगर डिसॉल्व भी नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने उसको हीट कर दिया, अब तो डिसॉल्व हो जाएगी ना। यस, तो जब वो डिसॉल्व हो जाएगी बच्चों तब आपको याद रखना है। अब अगर कोई कहे सर क्या यहाँ वाटर तो कम है और जो शुगर है वो आपने तो बहुत ज्यादा डिसॉल्व करी है, तो क्या वाटर सॉल्वेंट है? नो बेटा, बस यही बताना चाहता हूं। इस कंडीशन में भी जो शुगर है वो सॉल्यूट ही रहेगी और जो वाटर है वो सॉल्वेंट ही रहेगी। तो क्या सर ऐसा सब जगह होगा? नहीं, फिर मैं कह रहा हूं आपको मैंने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया है। उन सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो हमेशा कौन होगा? वो हमेशा होगा लार्ज क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट और स्मॉल क्वांटिटी वाला सॉल्यूट। लेकिन जब बात चलेगी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो जो सॉलिड होगा वो हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा। और ये बेटा एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा पॉइंट है, खास तौर पे 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों से यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन कहते हैं या नहीं मालूम होता है तो वो गलती कर देते हैं इस जगह पर। ओके, तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए। एक बात और बता देता हूं, लास्ट बात, कि जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उन्हें आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आप उसे सेंट्री फ्यूजन से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर उनको अपन लोग नॉर्मल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो खैर ये उतना खास पॉइंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ठीक ठाक पॉइंट। अब मैं आगे चलने जा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इसी में रब नहीं कर रहा हूं, इसी में बता देता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा, एक दो हमारे काम की बातें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बताने पे आऊं ना, तो हो सकता है कि एक 45 मिनट का वीडियो केवल इस पे ही बन जाएगा, लेकिन अपन को इतना जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाएगा। मैं आपको एक दो बातें जो काम की बस वो मैं बता दूं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, वो आप लोग देख लो। बेटा 1 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन जो होता है ना, 1 ppm, ध्यान रखना। अगर आपने नहीं मालूम है कि ppm क्या है, तो बस इसके बाद हम वहीं पहुंचने वाले हैं, उसी टॉपिक पर आने वाले हैं। तो मैं ये बता रहा था बच्चों कि 1 ppm अगर हम लोग कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन लेते हैं, अगर हम लोग 1 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन का यूज करें, तो बेटा उससे हमारे दांतों का, टीथ का डिके रुक जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। मतलब अगर आपने टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का भी ऐड आ रहा है कि हमारे टूथपेस्ट में पहले नमक आता था, फिर कोयला भी आ गया और अब फ्लोराइड आ गया। तो कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है जो आपके दांतों को मजबूत करेगा, तो वो सही बात है, लेकिन वो कब मजबूत करेगा? अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 ppm, यानी कि 1 मिलियन में से केवल आपने 1 पार्ट फ्लोराइड सॉल्यूशन अगर यूज किया उसमें, तो आपके दांतों के डिके को, टीथ के डिके को वो रोक देता। और अगर आपने 1.5 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन लिया, 1.5 ppm, थोड़ा सा ज्यादा, तो बेटा ये दांतों में स्पॉट पैदा कर देता है, बल्कि दांतों को खराब करने लगे। और अगर आपने कहा नहीं सर हम तो 2 ppm लेंगे, तो बेटा 2 ppm जो होता है ना, दैट इज पॉइजन। वो तो पॉइजन ही हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉइजन। तो जो मतलब 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा अगर आपने ली कॉन्सेंट्रेशन किसकी, मैं बार बार कह रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड आयन की, तो वो बेटा पॉइजन की तरह काम करने लगेगा। मैं आपको बता दूं, एक कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड, समझे ना, इसकी अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm या उससे ज्यादा ले ली, तो बेटा ये रैट के लिए पॉइजन हो जाता है, मतलब रैट इससे मर जाए इसको यूज करने से। तो ये रैट जो रैट किल्स वगैरह आती है ना दवाएं, उनमें बेटा इन सब चीजों का यूज किया जाता है। इसी वजह से चूहे खाते हैं, बेचारे चले जाते हैं दुनिया से। तो बेटा ये था सॉल्यूशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लेकिन अब इससे अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होने का टाइम आ गया, और अब हम लोग इसको पहले रब करेंगे पूरा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बार पहले बार अच्छे से साफ हुआ, अब देखिए उसमें थोड़ी ब्लैकनेस आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां ब्लैकनेस आ जाएगी, बस आपको दिखेगा तो चल जाएगा, बस मेरा चेहरा ऐसे ही चमकते रहना चाहिए। और चलिए खैर अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अब मैं आपको बताने जाना हूं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग
expressing concentration of solution. Methods of expressing concentration of solution. ये टॉपिक बड़ा टॉपिक, लार्ज टॉपिक, आज के वीडियो में तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, फिर भी जितना कर पाऊंगा उतना मैं कर देता हूं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर उसमें आगे इस टॉपिक को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें। बड़ा टॉपिक है काफी। चलिए खैर, अपन लोग सबसे पहले आने वाले हैं कंसंट्रेशन मेथड्स की। अगर बात करें तो मैं बोलूंगा सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो, डेफिनेशन देख ले क्या परसेंटेज की। परसेंटेज का फॉर्मूला बता दें। परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझा ना, इंटू 100। तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? बहुत इजी है, देख लो। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज। क्या आप जानते हैं इसे आप पीपीएच भी बोलते हैं? पीपीएच, अरे सर ये क्या होता है? पार्ट्स पर 100। पीपीएच का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पार्ट्स पर 100। पीपीएच बोलते हैं, पार्ट्स पर 100 बोलते हैं। क्या आप जानते हैं परसेंटेज जो है वो 4 टाइप की होती है? क्या कह रहे हैं सर, 4 टाइप की? हाँ बेटा, परसेंटेज 4 टाइप की है। कौन कौन सी? तो पहला है मास परसेंट, मास परसेंट। सेकंड है बेटा वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है बेटा मास ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंट। और फोर्थ है बेटा वॉल्यूम ऑब्लिक मास परसेंट। तो आपने देखा ना, परसेंटेज जो है वो कितनी है? 4 है, 4 टाइप की। तो आ जाओ मास परसेंट देख लें। मास परसेंट का फॉर्मूला जानते हो क्या है? मास परसेंट, इसे आप W/W भी बोलते हो, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। गुड। इसका मतलब जानते हो क्या? क्या डेफिनेशन बना दोगे? डेफिनेशन तो वैसे डेफिनेशन अपने काम की नहीं है, फॉर्मूला लेकिन काम का, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। तो आपने देखा कितना आसान है। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। बेटा इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते। फॉर एग्जाम्पल, बाय मास 10% Na2CO3। हमने मान लिया कि हमारे पास बाय मास 10% Na2CO3 है। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाय मास 10% Na2CO3 है उसमें
mass of Na2CO3, mass of Na2CO3 10 gram and mass of solution, पूरा solution, अरे परसेंट में फुल वैल्यू को हम 100 बोलते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है, अरे यार जगह कम पड़ गई, क्या करूं यहां बेटा, मतलब कर दूं यहां, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा 100 ग्राम है, 100 ग्राम। सर ये क्या हो गया, यहाँ 10 ही रह गया, 100 हो गया। अरे सॉल्यूशन मतलब पूरी कंप्लीट वैल्यू वो 100 है। और अगर हम कहें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो आप बोल देंगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास लेस कर दो तो सॉल्वेंट आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 90 ग्राम। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय मास 10% Na2CO3, तो आप बोल देंगे कि सर मास ऑफ Na2CO3 10 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि वो पूरी चीज है, फुल वैल्यू, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। ये आ जाएगा। अब आ जाओ वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू होता है इसे बेटा V/V से रिप्रेजेंट करते हैं, V/V, वो W/W होता है, V/V। और इसका फॉर्मूला है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। लो भैया बन गई डेफिनेशन, डेफिनेशन बन गई। कैसे, अरे हम लिख देंगे कि वॉल्यूम, हम लोग बोलेंगे बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। अरे सर इसका कोई एग्जांपल बताओगे? अरे भाई क्यों नहीं बताएंगे, इसी बात के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं। तो वॉल्यूम इसका आंसर आ जाएगा, अगर हमारे पास 10% Na2CO3 बाय वॉल्यूम है, बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml Na2CO3, 10 ml। सर Na2CO3 का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं बार बार? अरे बेटा हटा दे रहे, इथेनॉल कर दे रहे, अच्छा चलो इथेनॉल। सर 10% बार बार क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा ये भी हटा दे रहे हैं, चलो लो तुम्हारी खुशी के लिए 20% कर दे रहे। तो हमने मान लिया कि 20% इथेनॉल बाय वॉल्यूम हमारे पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमारे पास है बेटा 20 ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा वो होगा 100 ml। सर ये 100 क्यों आ गया? अरे बेटा परसेंट में पूरी फुल वैल्यू को आप 100 ही तो बोलते हो, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml होगा। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल 20 ml, 20% तो 20 ml हो गया, और ये आ गया 100 ml। गुड। अब आ जाओ मास पर वॉल्यूम परसेंट, ये क्या है? फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास पर वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताओ सर ये क्या होगा? इसकी डेफिनेशन भी आप एक बार में चुटकियों में बोल देंगे। कैसे? आप बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर, यहां ml करना पड़ेगा, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास पर वॉल्यूम परसेंट। इसे आप W/V परसेंट भी बोल सकते हैं। W/V, मास W, V हमने ले लिया वॉल्यूम, ठीक है ना?
तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास पर वॉल्यूम परसेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अरे इसका एग्जाम्पल मैं बिल्कुल बताता हूं आपको। जैसे मैंने ले लिया बेटा 5% NaCl W/V, ये हमें बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। 5% NaCl W/V, अरे इसका मतलब हो गया सर मास ऑफ NaCl 5 ग्राम। बहुत बढ़िया सर, 5 ग्राम क्यों माना? अरे बेटा 5% है 5 ग्राम, तो मास ऑफ NaCl 5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सर फिर वही आ गया। अरे बेटा वो नहीं, उससे आप छुटकारा नहीं हो पाएंगे, ये आएगा 100। सर ये ml में आ गया? हाँ बिल्कुल ml में आएगा बेटा। यहाँ देखो W था तो मास है तो वो ग्राम में आया, और ये जो V है वो वॉल्यूम है तो ये ml में आएगा। तो इसीलिए मास ऑफ 5% NaCl W/V का मतलब है मास ऑफ NaCl 5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अरे नहीं बेटा अभी मजा भी और आएगा, अभी और। चलिए वॉल्यूम पर मास परसेंट, वॉल्यूम पर मास परसेंट का मतलब फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम पर मास परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ओ सॉरी वॉल्यूम नहीं बेचारा, मास आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओफ क्या बात, क्या बनी डेफिनेशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, ग्राम कर दो भैया यहाँ, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम पर मास परसेंट। तो आपने देखा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम पर मास परसेंट। सर इसका कोई एग्जांपल देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे भाई, मैं तो बार बार हर चीज का एग्जांपल दूंगा। चलिए सुनिए, सपोज दैट हमारे पास 2% मीथेनॉल है, 2% मीथेनॉल कैसा है? V/W। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल हो जाएगा बेटा 2 मिलीलीटर। सर अब मिलीलीटर पहले आ गया? अरे बिल्कुल आएगा, V ऊपर है ना, W नीचे है, तो वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, सर आपने गलत लिख दिया, यस करेक्ट, सही कर लेता हूं, 2 मिलीलीटर, ठीक है ना, ओके। और बेटा तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल आ गया 2 ml, और वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? सर मास क्यों मान रहे? अरे नीचे W आ रहा है ना इसलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो भैया ये क्या पढ़ा हमने? अभी हमने पहला मेथड पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन का। तो सर बहुत सारे, हाँ बेटा अभी तो बहुत सारे पढ़ना है। अभी ये पहला मेथड परसेंटेज से रिलेटेड, यानी पीपीएच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएच? पार्ट्स पर 100। तो देखो ये सारी डेफिनेशन आप देख सकते हो 100 में ही चल रही है, सब जगह देखो 100 चल रही है, इसीलिए से इन्हें पीपीएच बोला जाता है। तो सर पीपीएच के अलावा भी कुछ और भी होता है? यस, एक और चीज है पीपीएम, आपने सुना होगा शायद नाम, पीपीएम। और एक और होता है बेटा पीपीबी। आ जाओ समझ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब बोर्ड को रब कर देना चाहिए और फिर बढ़िया मजे से आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू। ओ यार हेडिंग भी मैं बिठा दी, रब कर दिया, गलत बात है। हेडिंग को तो छोड़ देना चाहिए था ना, हेडिंग को भी रब कर दिया, क्या फायदा हेडिंग लिखने का। अभी तो वो हेडिंग आधी भी नहीं हुई भाई साहब, अभी तो शुरुआत है हेडिंग की, स्टार्टिंग है एकदम, और हेडिंग ही में डाल दी। लेकिन अब मैं दोबारा हेडिंग लिखूंगा नहीं, आपको मालूम है हेडिंग क्या चल रही है। चलिए अब हम आते हैं
पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन पर। पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन, सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यस, अभी सुनो, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन माने जानते हो क्या होता? मिलियन माने 10 लाख, 10 लाख। और 10 लाख को जानते हो हम क्या लिखते हैं? 10 टू दी पावर 6 लिखते हैं 10 लाख। 10 लाख को 10 टू दी पावर 6 लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला अगर हम कहें व्हाट इज फॉर्मूला, तो पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 1 मिलियन या 10 लाख, 10 टू द पावर 6। डेफिनेशन जानते हो क्या बन रही है इसकी? इससे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी आपको मालूम चलेगी। इसका पहली बात डेफिनेशन लिख दोगे मास ऑफ सॉल्यूट। सर एग्जाम में क्या नीट में डेफिनेशन आती है? अरे नहीं बेटा, डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें ये सब चीजें फॉर्मूले से क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं है, उसी से डेफिनेशन बन जा रही है। तो देख लें एक बार क्या बुराई है इसमें। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन, या 1 मिलियन की जगह 10 लाख बोल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। हमने बोला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूले से देख के आप खुद बना लोगे डायरेक्ट, कितना आसान है। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप जानते हैं पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज कहां करते हैं? अरे पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज वहां करते हैं जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसे मेजर करने के लिए हम पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। सर एक आध एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, बताऊंगा जरूर। बेटा आपने देखा होगा कि आपने एक बाल्टी में पानी ले लिया, वाह क्या बात है, बाल्टी में, गिलास की जगह बाल्टी का नंबर है। ओह बढ़िया बाल्टी बना रहा हूं, पुराने जमाने की है, पहले ऐसी बाल्टी चलती। तो हमने एक बाल्टी में पानी भर लिया और इसमें हमने 1 क्रिस्टल शुगर का डिसॉल्व कर दिया। 1 स्पून नहीं, 1 केजी नहीं, अरे 1 क्रिस्टल शुगर का इसमें डिसॉल्व कर दिया। अरे भाई सॉल्यूशन तो बन गया। अब जब सॉल्यूशन बन गया और कोई तुमसे कहेगा कि क्या ये सॉल्यूशन है, तो आप ये बता नहीं पाओगे कि सॉल्यूशन। क्यों? अरे इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में शुगर का एक क्रिस्टल, समझ सकते हो कितना छोटा। तो यहां सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में आ गया और सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है उसमें। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेंगे पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन से। ये तो खैर घरेलू एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाओ जो यूज हो रहा है एग्जाम्पल। एयर में जो पॉल्यूशन होता है ना, उसे मेजर करने के लिए पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है। और वाटर में जो हार्डनेस होती है, पानी में जो खारापन आ जाता है, उसे नापने के लिए भी हम लोग पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। तो जो पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूज याद रखना। ये 2 अच्छे पॉइंट हैं क्योंकि नीट में ही आ चुका है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और जेईई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन कहाँ पर यूज हो रहा है पीपीएम? एयर पोल्यूशन मेजर करने के लिए भी हम लोग पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं, और जो साथ में वाटर में हार्डनेस होती है, खारापन होता है, उसे नापने के लिए भी पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं पीपीएम के बाद आ गए पीपीएम के पापा, इनका नाम है पीपीबी। अरे यार ये तो और खतरनाक आदमी।
कैसे? इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन। ये पार्ट्स पर बिलियन हो गया। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो फॉर्मूला लिख लें पहले, पीपीबी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 टू दी पावर 9। सर यहां 9 क्यों लिख रहे हो? अरे बेटा बिलियन का मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 9। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, नंबर ऑफ या सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। देखो फॉर्मूले से बन रही डेफिनेशन, आपने देखा नहीं, डेफिनेशन बन के तैयार। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 बिलियन, इट इज इक्वल टू 1 बिलियन। 1 बिलियन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीबी, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 बिलियन, इसकी जगह 1 बिलियन लिख सकते हैं। 1 बिलियन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीबी। तो कुल मिलाकर सर इसका यूज कहां करते हैं? अरे बेटा ये तो जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और कम क्वांटिटी में आ रहा हो तब उसे मेजर करने के लिए पीपीबी का भी यूज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो मैंने आपको जितनी भी कॉन्सेंट्रेशंस बताई हैं, ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशंस किसकी हैं? ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन फिजिकल मेथड से रिलेटेड। इसके बाद केमिकल मेथड से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन भी अब हमें पढ़ना, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है आज इस वीडियो को हमें स्टॉप कर दें।